वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग जेई एडवांस 2020 का जो पेपर 1 है जो कि केमिस्ट्री का, इसमें हम लोग सेक्शन 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपके 24 मार्क्स के मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन सही है, राइट। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें जो पार्शियल मार्किंग के कुछ स्कीम्स आपको दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन को टच नहीं करते हो तो 0 मिलता है। अगर आप क्वेश्चन में कुछ भी रॉन्ग करते हो तो -2 ऑफर किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा 50% निगेटिव है। बाकी रेस्ट ऑफ द केस में आपके एज अकॉर्डिंग आपके मार्क्स रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इन थर्मोडायनामिक्स पीवी वर्क डन इज गिवन बाय। आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पता है कि ये वाला जो वैल्यू है ये किसके लिए होता है? रिवर्सिबल, राइट। किसके लिए होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना कि ये जब भी होगा तो किसके लिए होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जबकि वही इरिवर्सिबल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? वर्क इक्वल माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, राइट। तो सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल। डीवी जब हम एक एक पार्टिकुलर पॉइंट को चेक कर रहे हैं, डीवी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इक्वेशन है, देखिए ये आपको P का वैल्यू रखा गया। आपने वॉन डर वाल इक्वेशन पढ़ा होगा, P प्लस क्या होता है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, A एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू क्या होता है? V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो जब इस इक्वेशन से आप P का वैल्यू निकालोगे तो ये P का जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा? आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर, राइट। तो क्लियर है? आप देखिए आर टी का वैल्यू इसका मैंने क्या रखा? P का रखा, और ये क्या है आपका डीवी है, राइट। ये वर्क एक्सटर्नल पूछा जा रहा है, ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा द सिस्टम सेटिस्फाइंग द वॉन डर वाल इक्वेशन फॉर स्टेट, राइट। तो ये पता है कि P का वैल्यू कहां से लिया गया? वॉन डर वाल के इक्वेशन से लिया गया है, राइट। तो इसलिए जो वॉन डर वाल इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, वो इसके लिए इसको भी सेटिस्फाई करेगा। फिर बोल रहे हैं द प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। देखिए वर्क एक्सटर्नल का कोई भी प्रोसेस हो सबके लिए वैलिड होता है, राइट। जो आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक हो, बस ध्यान रखना है किसके लिए होता है? रिवर्सिबल के लिए। तो दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस में एप्लीकेबल होगा। बोले द प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल, तो ये तो अपना ऑप्शन सीधा ही गलत है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग लगा ही नहीं चल सकते। एट अ कांस्टेंट आइसोथर्मल, या जो भी बोले, राइट, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लग नहीं सकता। तो अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए बी सी, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 to 4, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स इसके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को आपको कंपेयर करना है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। अब पता है अगर आप यहाँ से H प्लस को हटा दोगे यहाँ से, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो आपको पता है एक कार्बन पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो पता है कि निगेटिव चार्ज तीनों फिनाइल रिंग में क्या होगा? डीलोकेलाइज हो जाएगा। तो इसलिए H प्लस को आसानी से लूज कर सकता है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस जो होगा वहाँ डीलोकेलाइजेशन होगा, सही है। फिर बोला कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। इसका कंजुगेट बेस जैसे ही हम बनाते हैं तो आप देखिए इसका कंजुगेट बेस कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, राइट। और जैसे ही माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। सॉरी गाइस, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये बॉन्ड यहाँ नहीं बल्कि आपके बॉन्ड का पोजीशन बदला गया। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा नहीं होगा, ये वाला रॉन्ग है, राइट। ये कैसा बनेगा? तो यहाँ ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड ये 2 जगह दिया हुआ था, हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना डीलोकेलाइज होगा, राइट। और हर एक कार्बन sp2 है, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो खुद डीलोकेलाइज, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑब्वियस है, ये आपको पता होगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हकल्स रूल है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। मैंने यहाँ से मिस्टेक से ड्रॉ कर दिया था, राइट। अगर इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है, राइट। फिर है दैट मीन्स अपना ऑप्शन 2 भी क्या सही है। फिर बोला कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। अगर कंपाउंड 2 की बात करें, अगर कहीं पे भी मैं यहाँ पे या यहाँ पे लगाता हूँ तो ये -m के तरह काम करेगा। NO2 क्या करेगा यहाँ पे? -m के तरह। लेकिन यहाँ पे भी लगाते हैं तो -I तो काम करेगा ही करेगा इसका, ठीक है। इसलिए इसकी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये जो निगेटिव चार्ज आएगा इसको डीलोकेलाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इस केस में कंपाउंड 2 मोर एसिडिक व्हेन इट इज NO2 सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर 1 2 4 5 3, राइट। इस तरह से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन बोल रहा है? 1 है, सबसे ज्यादा एसिडिक 1 है।
बट अब जब आप इसको कंपेयर करोगे इसके पीके वैल्यू पे तो इसका वैल्यू क्लोज टू आपका 43 मिलेगा, जबकि इस वाले कंपाउंड की बात करोगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पीके वैल्यू की, ये आपको 33 के आसपास आएगा, राइट। इसका पता है मिथाइल जो है आपका, जो मीथेन है इसका कितना होता है, 50 होता है। अगर आप इसकी बात करोगे, एक एरोमेटिसिटी है, जबरदस्त सी स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए आसानी से H+ लूज करना चाहेगा, और इसका वैल्यू जब आप कंपेयर करोगे तो समवत लगभग 16 के आसपास आएगा। और जब आपको पता है कि इथाइन की जब हम बात करते हैं तो इथाइन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आपको स्लाइटली 4 से क्या होगा, डाउन होगा, राइट। क्या होगा, ये आपको पता है कि ये Sp तो है बट स्लाइटली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा इससे। तो ये क्लोज टू आपका 23 के आसपास का वैल्यू होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बोल रहा है 1 एसिडिक होगा, ये बिल्कुल ये 2 से भी क्या है, कम एसिडिक है। तो ये तो सबसे पहला ही आपका छट जाएगा, राइट। सबसे कम कौन होगा, 3 होगा। सबसे कम कौन होगा, रिलेटिवली किसी तरह की स्टेबिलिटी यहाँ पे काम नहीं कर रही है 3 में, तो 3 की क्या होगी, सबसे लास्ट, वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 और 5 क्या होंगे, ज़्यादा एसिडिक होंगे, राइट। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, 4 देन 5। उसके बाद बात करें तो आप रिलेटिवली क्लियरली देख पा रहे हो 1 2 3 4 में, राइट। सबसे लास्ट ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, 2, देन किसकी बारी आ जाएगी, 1 की, एंड देन किसकी बारी आ जाएगी, 3 की। ये सिंपल सा ऑर्डर है, जहाँ से दैट मीन्स क्या होगा, अपना ऑप्शन ABC तो सही है लेकिन D क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ अब आपके पास ऑर्गेनिक का एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। जैसे ही आप यहाँ पे एनहाइड्राइड और AlCl3, ये क्या है आपका लेविस एसिड है, और यहाँ इसके साथ एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl लेते हैं, तो राइट। तो ये क्या कराता है आपका कार्बोनिल, ये कंपाउंड L आपको पता होगा एसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, एसाइलेशन बोला जाता है। क्या होगा, इस रिंग के ऊपर एसाइलेशन। तो इस रिंग को ध्यान से देखिए, एसाइलेशन कहाँ पे हो सकता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे तो डिफिकल्ट है, क्योंकि एक यहाँ पे क्या हिंड्रेंस है जबरदस्त, आपने हिंड्रेंस पढ़ा होगा। तो इस रेस्पेक्ट में और इसका पैरा पोजीशन तो बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो इन दैट केस ये क्या होगा, मेटा पोजीशन पे सब्सटीट्यूट होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, आपका जो ये ग्रुप है यहाँ मेटा पे सब्सटीट्यूट होगा। किस तरह से, मैं मेटा का सिर्फ वो सब्सटीट्यूशन दिखाता हूँ, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 CH2 ग्रुप है, राइट। क्या है, 2 CH2 ग्रुप है, CH2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लगा रहेगा, AlCl3+, राइट। फिर दूसरा स्टेप क्या बोल रहे हैं, ZnHg यूज करना है। तो जैसे ही आप ZnHg यूज करोगे, पता है कि वो जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में। तो यहाँ से जुड़ा हुआ आप 3 CH2 यूनिट हो जाएंगे, 1 2 3 इस पोजीशन से, और उसके बाद ये वाला ग्रुप है, राइट। फिर H3PO4 बोल रहा है, ये पता है कि वाटर को बाहर करता है। तो इस रिंग को मैं फिलहाल ये वाला रिंग बेंजीन बना रहा हूँ, राइट। बाकी स्ट्रक्चर को मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाकी जो भी जहाँ सब्सटीट्यूएंट है उसको मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट है, अपना सब्सटीट्यूएंट यहाँ से क्या जुटा, CH2 और यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O और यहाँ AlCl3, यहाँ एल्यूमिनियम पे सॉरी क्या आएगा, यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे AlCl3 पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ O है। तो जैसे डिहाइड्रेशन कराएंगे यहाँ से वो H लेके ये ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। डिहाइड्रेशन होगा, ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। और जैसे ही C डबल बॉन्ड वहाँ पे कनेक्ट होगा, ध्यान देखिए इस पोजीशन पे, फिर से नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ग्रिग्नार रिएजेंट का। तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पे ग्रिग्नार रिएजेंट में कौन सा हो जाएगा, मिथाइल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। तो आपको ग्रिग्नार रिएजेंट का सिंपल सा रिएक्शन पता है, राइट। और फिर यहाँ पे OH है, जैसे ही फिर से बोल H3H2SO4 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिहाइड्रेशन आके इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे एक रिंग डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्लियर है कि आपको ध्यान रखना कि एक रिंग तो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा और एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड, दैट मीन्स अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी कि मैं किस तरह के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस को प्रॉपरली बनाया गया, आप इस सारे स्टेप वाइज रिएक्शन को ध्यान से गौर से देख सकते हो। तो आप गौर कीजिए इन सारे क्वेश्चंस पे। तो आपको देखिए ये वाला रिंग है, राइट। इस रिंग पे हमने क्या किया, एनहाइड्राइड का कराया। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्या हुआ, एसाइलेशन हुआ, 2 CH2 यूनिट है। ZnHg जैसे हमने क्या, वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर आपने पढ़ा है
यहाँ पे क्या होगा, इसको भी जो ये वाला जो कार्बन था 2 CH2 यूनिट है, उसके अलावा ये भी CH2 यूनिट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ही डिहाइड्रेशन कराएंगे यहाँ से वो H लेके क्या होगा, रिंग के साथ कनेक्ट हो गया। फिर आपने ग्रिग्नार रिएजेंट, आपको यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या होगा, ग्रिग्नार रिएजेंट कैसे काम करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। एंड जैसे ही इस अल्कोहल का हम लोग फाइनली क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। तो ऑर्गेनिक के बहुत ही बेसिक से रिएक्शंस दिए हुए थे, बस थोड़ा सा आपको जो है ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, लंबा सा स्ट्रक्चर दे दिया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा दोगे, देखो आपको प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा एस, तो ये ध्यान रखना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने पास है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। FeCl4 हैज अ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, FeCl4 माइनस है, राइट, तो 4 है तो -4 होगा, तो ऑब्वियस है ये कितना रहा होगा, +3 में। तो आयरन की अगर हम +3 की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन इंटू 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उसके अलावा 3d क्या हो जाएगा, 5। जैसे ही आपको 3d5 दिख रहा है, 5 क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इसकी ज्योमेट्री, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो। उसके अलावा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि 4 क्लोरीन है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, राइट। यहाँ 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल थी, एक dsp2 पॉसिबल था 4 के केस में, और एक sp3। तो dsp2 कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे Cn- रहेगा आपके पास, NH3 रहेगा, CO रहेगा, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, तो वो पेयर करा के dsp2 में ले जाते हैं, राइट। तो अपना ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और dsp2 के में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो अपना ऑप्शन टेट्राहाइड्रल होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। सिमिलरली इस केस में पूछा जा रहा है जब 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो यहाँ देखिए En है, एक क्या बाइडेंटेड लिगेंड है, बाकी दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, राइट। तो इस केस में ये किस तरह का लिगेंड हो जाएगा, मेटल, आपको एक AA अवेलेबल है, बाकी क्या है A2 और B2 अवेलेबल है, राइट, हेक्सागोनल ज्योमेट्री है। तो इस केस में पता है टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक मेटल M रहेगा, राइट, इसको हमने क्या किया, En जो आपको दिया हुआ है बाइडेंटली, इससे कनेक्ट कर देंगे, और ऊपर नीचे आप दोनों साइड क्या लगा दो, Cl, राइट। और यहां जो बचा हुआ 2 पार्ट है, यहाँ पे NH3, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, एक क्या होगा कि आप इन NH3 को Cl से कंपेयर करो, दूसरा दैट मीन्स यहाँ पे दूसरी बार क्या लगा देंगे, NH3 और इधर Cl कर देंगे, राइट। और थर्ड केस क्या होगा कि इन दोनों में एक NH3 और एक Cl, यहाँ पे भी एक NH3 और एक Cl, राइट। तो इस तरह से आप सिस और ट्रांस में 3 आइसोमर्स बना सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे तीनों आइसोमर्स स्ट्रक्चर 1 बाय 1 करके ड्रॉ करके दिए गए। एक बार दोनों एक्सीएल पे क्लोरीन ले लो, एक बार जो ये वाला दोनों पोजीशन यहाँ पे NH3 ले लो, और एक बार NH3 और Cl को हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलते हैं, जबकि ये दोनों क्या ट्रांस का 2 अलग अलग फॉर्म है। सिमिलरली अपने पास क्या FeCl4 है, हाइयर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 5 है, जबकि इस केस में कोबाल्ट के पास क्या है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये, तो ये 2 क्लोरीन, 2 माइनस है, -2 है, राइट। फिर भी ओवरऑल दैट मीन्स कोबाल्ट क्या होगा, +3 में होगा। तो +3 में जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए आउटर मोस्ट की बात करें तो 3d8 होता है, तो वहां से तो क्या होगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन में एक ही निकलेगा, तो ये क्या होगा 3d7। तो इस केस में अगर, और देखिए आपके पास फील्ड लिगेंड क्या है, ध्यान से बिल्कुल सिमिलरली देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड, 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए हुए, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d7 में, उसका पेयरिंग हो जाएगा, राइट, 1 2, राइट। तो ये पेयरिंग होता चला जाएगा, राइट, ये क्या होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 7 है, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, जबकि यहाँ पे कितना है, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑब्वियस हायर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है, बी गलत है। फिर सी को देखिए, वो भी सही है। फिर बोल रहा है कि कोबाल्ट के केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। सॉरी गाइस, तो कोबाल्ट का क्या होता है एटॉमिक नंबर 27, तो सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा, d6 बचेगा, तो यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। सॉरी गाइस, तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 0। जबकि जैसे इस केस में देखते हैं तो 6, तो इसके पास 2 इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं, क्या होगा d2sp3, राइट। तो दैट मीन्स अपना ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड सारे होते तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2। तो आपने अगर पढ़ रखा है इसको अच्छे से तो बेसिक सा ज्योमेट्री और बॉन्डिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की बेसिक से कॉन्सेप्ट की आइडिया होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट है कि विच रेस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट क्या होता है ClO माइनस, राइट। क्लोरेट क्या होता है आपको ClO3 माइनस, राइट। और आपको पर क्लोरेट है तो क्या होता है ClO4 माइनस। पूछ रहा है हाइपोक्लोराइट आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। तो आपको पता है कि HClO, HClO3 एंड HClO4, राइट। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, इसमें सबसे वीक एसिड कौन होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम उतना वीक एसिड। ये +1 में है, इसकी बात करोगे तो +5 में है, इसकी बात करोगे तो +7 में क्लोरीन है। तो सबसे वीक एसिड है, इसलिए कंजुगेट बेस इसका क्या होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो अपना ये ऑप्शन सही है। बोला द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखिए जैसे ही हम हाइपोक्लोराइट की बात करते हैं तो ये Cl है, ये O है, राइट। और यहां पे क्या रहेगा 3 लोन पेयर और ऑक्सीजन पे 1 माइनस। तो यहाँ लोन पेयर से ज्योमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर इस केस में देखते हैं तो यहाँ जो क्लोरीन है, जैसे हम क्लोरेट आयन की बात करेंगे 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 1 लोन पेयर है। तो पता है ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसकी ज्योमेट्री को क्या करेगा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा। सिमिलरली थर्ड केस की बात करें ClO4 माइनस की तो ये बहुत ही आसान है। क्लोरीन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस। तो यहाँ लोन पेयर है नहीं तो कोई लोन पेयर इफेक्ट करेगा नहीं, यहाँ तीनों का तीनों लोन पेयर ही है। तो अगेन ये कोई रिपल्सन बॉन्ड के ऊपर क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में अपना ये ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही, राइट। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही है, राइट। सॉरी गाइज, तो अपना ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। 3 की बात करें तो हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयंस डिस्प्रोपोर्शनेट। तो हाइपोक्लोराइट क्या +1 में डेफिनेटली डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, क्लोरेट +5 में। तो ये देखिए किस तरह से होगा, जो ClO माइनस है ये किस तरह से जाएगा ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। ये आपने बहुत ही फंडामेंटल इनऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस को पढ़ रखे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर वही हम बात करें ClO3 माइनस की क्लोरेट की तो ये ClO4 माइनस प्लस Cl माइनस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है क्योंकि +5 है। तो एक आगे जाएगा तो +7 और नीचे नीचे -1 मिनिमम जा सकता है, राइट। तो क्या बोल रहा है कि गिव टू राइज द आइडेंटिकल आयन्स, नहीं यहाँ पे देखिए क्लोरेट आयन और क्लोराइड आयन है, जबकि यहाँ पे पर क्लोरेट आयन और क्लोराइड आयन है। दैट मीन्स ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा सी गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज द सल्फाइट आयन। हाइपोक्लोराइट ऑब्वियस है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर में जा सकता है। तो ये जो SO3 माइनस है इसको क्या करोगे जब हाइपोक्लोराइट के साथ लगाओगे ClO माइनस के साथ तो ये आसानी से क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये किस में चला जाएगा SO4 माइनस और ये खुद किस में चलाएगा क्लोराइड माइनस में। तो बिल्कुल सही है। तो अपना ऑप्शन A, B और D सही हो गया, जबकि D अपना C क्या हो जाएगा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें अपने को किसको किसको करेक्ट मारना है A, B और D को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका सॉलिड स्टेट से लिया गया क्वेश्चन है, बोल रहा क्यूबिक यूनिट सेल। पहले ही बोल दिया क्या है सिंपल क्यूबिक है, राइट। जहां M है और X है तो देखिए M जो है ये डॉटेड ब्लैक है, तो ये कहाँ फेस सरफेस पे, कहाँ पे है फेस पे है। तो हर एक में कितना होगा हाफ ओवर 2 दिया हुआ, तो ये कितना आइटम हो जाएगा 1। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये कहाँ है एज पे, तो एज पे कितना होता है 1/4 एलिमेंट, और टोटल कितना है व्हाइट वाला सर्कल है 4 है, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स रेशियो M का भी 1 होगा, X का भी 1 होगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा MX। दैट मीन्स इंपीरिकल फॉर्मूला तो अपना बहुत ही सिंपल है। फिर बोल रहे केटायन M एंड एनायन N, X हैज अ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। अगर ये सेम है तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी क्या होगी सेम होगी, और इस केस में आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, तो ये तो गलत है, दोनों क्या होगा सेम होगा। फिर बोल रहे रेशियो ऑफ MX बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ। दैट मीन्स आपको पूछ रहा है R प्लस R माइनस बाय एज लेंथ, जो आप क्यूब का A मानो, ये रेशियो क्या होगा, राइट। तो इस केस में अगर आपको ढंग से याद होगा तो ये क्या होता है √3 - 1/1 का रेशियो
जो कि आपका क्या आएगा 0.866। आपको पता होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होता है 3, तो रेशियो क्या होता है 0.225। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए 4, तो ये क्या होता है 0.225 से लेके 0.225 से लेके 0.414 तक में रहेगा, राइट। सिमिलरली ये देखिए अगर आपका क्या होता है कुछ इस तरह से, सिमिलरली इस रेंज में एक और वैल्यू होता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए 6 हो जाए, तो 0.414 से 0.732 होता है, राइट। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हायर चला गया है, तो उस कैलकुलेशन को अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये रेशियो क्या आएगा। अगर आप सिंपली इसको देखना चाहो, ये जो क्या होगा इसके बीच का डिस्टेंस होगा, राइट। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स, एक ये लेंथ हो गया, एक ये लेंथ हो गया और एक, तो आप समझ सकते हो कि इसमें 3 प्रोजेक्शंस पॉसिबल हैं। तो तीनों कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें और यहाँ पे ऑरिजिन ले लें, तो सब क्या हो जाएगा a/2 एंड a/2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 0 0 0 ऑरिजिन माना है। ये डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो राइट, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a/2 का स्क्वायर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लगा दिया। a/2 माइनस 0 करेंगे, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लस a/2 का क्या होगा स्क्वायर। तो इसको जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a²/4। तो ये बाहर क्या आएगा √3/2a, राइट। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ कंपेयर करोगे, ये आपका वैल्यू क्या r प्लस और r माइनस, ये जो एज लेंथ है l है जिसको हमने निकाला l, राइट, ये क्या होगा r प्लस बाय। तो जैसे ही हम l/a करेंगे ये क्या हो जाएगा √3 का वैल्यू पता है 1.732 होता है और 2 का वैल्यू 2 है। तो इसको जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू कितना है 0.866। तो बहुत ही सिंपल है। फिर पूछ रहे द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई टू द x इज 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, 0.414 क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ये वैल्यू होता है, राइट। या मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी कुछ केस में देखने को मिलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो ये वैल्यू, दैट मीन्स ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा ए और सी। तो सिमिलरली आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ गया, आपकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से उसके एज लेंथ का रेशियो निकाल सकते हो। ये तो बहुत ही पहला ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल था, राइट। और सेम फॉर्मूला है तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अलग नहीं हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये सारी चीजें। हमने जो इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस देखे, 24 मार्क्स से आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप आई होप कि आपने अच्छे से बनाया होगा। थैंक यू गाइज।